दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि जैसे ही लाइट आ जाएगी आपका एक नया वीडियो एक नया क्लासेस में लूंगा और वो क्लासेस क्या था, भारत में राष्ट्रवाद। मैंने किस पे बात किया था कि भारत में राष्ट्रवाद। तो पहले हम लोगों ने इसके पीछे का जो चैप्टर था उस चैप्टर पे हम लोगों ने जो चीजें डिस्कशन करी थी मैं उस पे एक बार लाइट डालने का या मैं प्रकाश डालने का काम करूंगा। तो जैसे कि हम लोगों ने पीछे वाले क्लास पे हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें देखी थी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था। तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का, राष्ट्रवादी यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति जो इच्छा, आकांक्षा, मनोवृत्ति यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति हित की जो भावना थी, राष्ट्रवादी भावना, उसका किस तरह से विकास हुआ, लोगों ने उस विकास को किस तरह से अपनाया और अंततः हम लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के साथ पूरा यूरोप जो है वो राष्ट्रवाद को अपना लिया और अंततः वो बढ़िया से या अच्छे ढंग से क्या हो गया, वो आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो उस आजादी के पीछे कुछ ऐसे घटनाएं थी जो पर्दे के पीछे हुई, कुछ ऐसे घटनाएं थी जो पर्दे के आगे हुई। बोलने का मतलब है कि अगर एक पिक्चर बनता है, सुपर डुपर हिट अगर एक पिक्चर बनता है तो पिक्चर में दो किरदार होते हैं। एक वो किरदार जो कैमरे के सामने आके प्ले करते हैं और एक वो किरदार जो कैमरे के पीछे होते हैं। यानी कि आज मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पे भी दो लोग हैं, एक वो जो आप कैमरे के सामने परफॉर्मेंस कर रहे हैं यानी मैं, और एक वो जो मेरा कैमरा संभाल रहा होगा। बात क्लियर है? तो इस तरह जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं जो एक प्रत्यक्ष रूप से आपके पास आते हैं और एक अप्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ तो उस राष्ट्रवाद उदय के रूप में कुछ प्रत्यक्ष या कुछ परोक्ष रूप से हमारे देश या पूरे विश्व में कुछ अनेक घटनाएं हुई, कुछ अनेक बदलाव हुई। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कुछ ऐसे बदलाव जो थे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में, जिसका बदलाव के कारण पूरे विश्व में एक नया रूप आया। क्या आया? एक नया रूप आया। तो हम लोग पहले उस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो बदलाव क्या था जो पूरे यूरोप में देखने को मिला, पूरे यूरोप में देखने को मिला। तो पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है क्लास 10 का, तो उसको हम लोग बढ़िया से शुरू करेंगे। आज का जो क्लासेस है वो इंट्रोडक्शन क्लास है। तो जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं आपका काम है कि उनको चैनल तक लाओ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, आपका काम है कि आप मेरा सपोर्ट करो। मैं हर बार बोलता हूं। तो उससे पहले बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों को ये चैनल फॉरवर्ड नहीं किया है, आप क्या करना कि चैनल को शेयर कर देना और उनको सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलना, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अब मैं आप लोगों के पास लूंगा और वो क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। क्या लूंगा मैं? भारत में राष्ट्रवाद का लूंगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीवीआई चैप्टर है। इससे आपको हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आशा करता हूं कि अब भारत में राष्ट्रवाद को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस सपोर्ट दे, साथ दे और सहयोग करें। तो पहले हम लोग इस इंट्रोडक्शन पार्ट को लेने से पहले मैंने बोला कि पर्दे के पीछे दो लोग होते हैं, एक वो जो पर्दे के आगे प्ले करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और एक वो पर्दे के पीछे जो इस पूरे प्रोग्राम को क्या करते हैं, डिफाइन करने का काम करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। तो पहला देखिए, भारत तो आपको पता है कि भारत है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, मैं पहले इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद बाद यानी कि विचारधारा, मैंने पहले बोला है कि जब भी किसी शब्द के साथ ये बाद वाला शब्द लग जाएगा ना तो उसका अर्थ होता है विचारधारा। कभी आप इसका मतलब ये मत समझना कि बाद का अर्थ होता है कुछ देर के बाद। मैंने क्या बोला कि बाद का अर्थ होता है कुछ देर के बाद, ये आप मत समझना। बाद का अर्थ होता है विचारधारा, सोच सबका अपना अपना होता है। तो यहां पे जो सोच है वो, अगर मैं सोच की बात करूं तो एक वो सोच, जैसे कि मैं हूं तो कुछ लोग मेरे साथ देंगे तो ये मेरा साथ है, कुछ लोग मेरे को साथ नहीं देंगे तो वो मेरा साथ नहीं है। तो जो लोग मेरा साथ देंगे वो पंकजवाद कहलाएगा। क्या मैंने बोला कि जो लोग मेरे साथ देंगे वो लोग पंकजवाद कहलाएगा, तो जो लोग राष्ट्र के साथ देंगे वो लोग क्या होगा, राष्ट्रवाद कहलाएगा। बात क्लियर है? तो जो लोगों ने भारत
कि राष्ट्रवाद में यानी कि भारत के हित के लिए जो लोगों ने सपोर्ट किया, आज हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी थी। ठीक है, तो फिर से मैं बोलूंगा, जो लोग चैनल पे नए हैं क्या करना है कि प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन क्या करना है, प्रेस जरूर करना है ताकि मजा आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जिस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कामें होती हैं जो आपको देखने को मिलता है, तो उसी तरह जब यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो उसी के साथ यूरोप का जो राष्ट्र राज है, यानी कि राष्ट्रवादी जो विचारधारा है या राष्ट्र में कुछ परिवर्तन आया, और वो जो परिवर्तन है वो पूरे विश्व में देखने को मिला। मैंने पहले ही आपको बताया था कि आज तक आप एक पॉइंट नोटेट कर लो कि एक इंसान कभी भी अपने मन से कुछ काम नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं वो काम कभी देखा होगा और उस काम को वो क्या करता है, कुछ ना कुछ बदलाव करके उसको सही ढंग से सजाने का काम करता है। मैंने क्या बोला, अब समझो मेरी बात, कि आपके घर में आपने एक घर बनाया है, आपने उस घर को कुछ इस ढंग से सजाया कि अच्छा है। अब मैं जब घर बनाऊंगा तो मैं आपका घर को देख के, आपने अच्छा बनाया था तो मैं क्या करूंगा, उसको बहुत अच्छा करने का काम करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसी तरह जब यूरोप में राष्ट्रवाद का विचारधारा उत्पन्न हुआ और वहां पे जब राष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया, लोगों ने अपना स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर लिया, तो उस स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के कारण पूरे विश्व में कुछ बदलाव हुए। पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि केवल यूरोप में ही बदलाव हुआ, यूरोप में बदलाव के साथ साथ पूरे विश्व में भी कुछ बदलाव हुए। तो आखिर वो बदलाव क्या था सर? अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आखिर वो बदलाव क्या था? तो हम लोग जरा बदलाव के बारे में देखते हैं कि आखिर वो बदलाव था क्या। तो अगर मैं बदलावों की लिस्ट के बारे में बात करूं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकल जाएगी, क्योंकि बदलाव सर का तो बदलाव बहुत सारा हुआ, लेकिन मैं अगर राष्ट्र राज्य का बात करूं जो बदलाव देखने को मिला तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन उस लंबी चौड़ी लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? जो इंपॉर्टेंट है, जो रसगुल्ले हैं मैं उनको लेके आया हूं। तो देखते हैं क्या क्या रसगुल्ले हैं यहां पे। तो पहले अगर मैं बात करूं कि जब यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो उससे पूरे अगर बदलावों की बात किया जाए और उन बदलावों में अगर मैं पहले रसगुल्ले की मैं बात करूं, तो पहला रसगुल्ला क्या था कि लोगों की अपनी समझ में बदलाव। अब ये समझ क्या था, थोड़ा हम लोग इस समझ को समझते हैं। ये तो रैम्स हो गया ना कि वो समझ क्या था, वो समझ को समझते हैं। तो आपको पता है कि यूरोप में 3 तरह के समझदार लोग थे। कितने तरह के? 3 तरह के समझदार लोग थे। तो एक वो था जिसको हम लोग उदारवादी बोलते थे, एक वो था जिसको हम लोग रेडिकल बोलते थे, और एक वो था जिसको हम लोग रूढ़िवादी बोलते थे। तो अंततः इन तीनों का बदलाव हुआ। ऐसे तो हम लोग जानते थे कि सबका कुछ ना कुछ था। कुछ लोग छोड़ना चाहते थे साम्राज्यवाद को, कुछ लोग साम्राज्यवाद को नहीं छोड़ना चाहते थे, कुछ लोग बदलना ही नहीं चाहते थे। तो अंततः यूरोप में जब राष्ट्रवाद का पूरा मतलब एकदम अच्छे से उदय हो गया, तो वो जो तीनों विचारधारा के लोग थे, रेडिकल, उदारवादी और रूढ़िवादी, तो तीनों की विचारधारा में क्या हुआ? चेंजेस हुआ। ये पहला नंबर का रसगुल्ला था। अब हम लोग दूसरे नंबर रसगुल्ले की बात करें तो इस रसगुल्ले में क्या था, तो हम लोगों ने देखा था कि पूरा जो यूरोप का समाज था वो 3 स्टेटों में बता था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो तीनों स्टेट की अपनी अपनी पहचान थी। प्रथम स्टेट था उसको पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, और तीसरा जो स्टेट था वो लोग किसान वगैरह, वो लोग जो लोग बाकी लोग थे वो लोग निवास करते थे। तो उनके पहचान में बदलाव हुआ और सभी लोग परिवर्तन हुए और उनकी एकमात्र पहचान हो गया कि मैं एक नागरिक हूं और इस नागरिकता के आधार पर सभी क्या है? समान है। ये एक परिवर्तन हुआ। तो पहले रसगुल्ले में क्या था कि लोगों की अपनी समझ में बदलाव, दूसरे में क्या था? उनकी पहचान में बदलाव। अगर मैं तीसरे नंबर रसगुल्ले की बात करूं तो इस रसगुल्ले में तो राष्ट्र के प्रति जो लगाव था उस भाव में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। हम लोगों ने देखा था कि कुछ लोग सपोर्ट किए और बाद में फिर शासन पे उतर गए,
कुछ लोग अपने मनमानी पे उतर गए। तो इस तीसरे नंबर रसगुल्ले पे क्या हुआ कि इसमें राष्ट्र के प्रति जो लगाव था उस लगाव के भाव में ज्यादा अग्रसर हुआ और लोग धीरे 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 करके, यानी कि जैसे हमारे झारखंड में महुआ टपकता है ना, उस महुए की तरह क्या हुआ, सब लोग लग गए और पूरे यूरोप को राष्ट्रवाद में परिवर्तन कर दिए। और यही बदलाव पूरे विश्व को भी देखने को मिला। अगर हम लोग चौथे नंबर रसगुल्ले की बात करें तो चौथे नंबर रसगुल्ला क्या था, तो यहाँ पे नए नए प्रतीकों को, पहले राजा का एक अपना प्रतीक, अपना चिन्ह हुआ करता था, उस चिन्ह में बदला हुआ। राजा का अपना एक प्रतीक था, उस प्रतीक में बदला हुआ। तो जैसे कि आप देखते हो कि झारखंड में जो झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है, भारत का जो राजकीय चिन्ह है, पहले जब राजा महाराजा यहाँ पे शासन करता होगा तो अपने राजा का अपना चिन्ह, अपने राजा का अपना चिन्ह। जैसे आप देखते हो यूट्यूब में, पूरा यूट्यूब मान लिया जाए भारत है तो यूट्यूब का चिन्ह आपको पता है कैसा होता है। लेकिन अगर मैं अपना राज्य का बात करूं, यानी मैं अपने चैनल का बात करूं, तो प्रीतम एकेडमी का लोगो देख सकते हो। तो उसी तरह पूरे चैनल में बदला हुआ, मतलब पूरे साम्राज्य में बदला हुआ और वहां पे एक नया प्रतीक और एक नया चिन्ह को लागू किया गया। साथ में जो भी गीत थे या जो भी विचार थे उनमें भी बदला हुआ। पहले लोग राजा के गुणगान करते थे, हम लोगों ने देखा था कि एक कानून था, उस कानून के तहत कुछ भी आप पारित करना चाहते हो, नए गाने हो, नए नाटक हो, नए संगीत हो, तो उसमें आपको राजा की और उस पूरी कमेटी की क्या लेना पड़ता था, राय लेना पड़ता था। अगर आप उस राय के खिलाफ जाते तो फिर आपका वो गाना, वो संगीत आपका क्या होता, वो पब्लिक ही नहीं होने देता, उसको क्या होता, उसको पब्लिक ही नहीं होने देता। तो उसमें बदला हुआ। अब लोग क्या कर सकते थे, अपने गीतों और अपने विचारों को प्रकट कर सकते थे कहीं भी, कभी भी। रसगुल्लों के बौछार में आज हम लोग छठा नंबर का रसगुल्ला देखते हैं। और वो रसगुल्ला क्या है कि समुदाय तथा राष्ट्रीय सीमाओं में बदला हुआ। समुदाय की सीमा में और राष्ट्रीय सीमाओं में बदला हुआ। हम लोगों ने देखा था कि जब नेपोलियन नाम का बंदा यूरोप में आया तो वो अपना शासन व्यवस्था चलाते चलाते यूरोप और बाकी यूरोप को जीतकर अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहा, तो उसमें भी बहुत सारा बदलाव आया। हमारे इंडिया में भी आप देखोगे कि सीमाओं में बदलाव आया। स्वतंत्र होने के बाद हम लोगों ने पूरा एक, मैंने बोला ना कि अभी तक हम लोगों ने जितना 5-6 रसगुल्ले देखे ना, इन सारे रसगुल्लों में कुछ ना कुछ परिवर्तन था, कुछ ना कुछ बदलाव था। तो ये जो बदलाव आपको यूरोप में देखने को मिला, यही बदलाव आपको पूरे विश्व में देखने को मिला। कब? जब उन क्षेत्रों में भी क्या हुआ, रसगुल्लों की नहीं, उन क्षेत्रों में भी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास हुआ। बात क्लियर है? तो अगर आप देखोगे कि इंडिया जब आजाद हुआ, भारत में जब राष्ट्रवाद की भावना का लहर दौड़ी और भारत जब आजाद हुआ, तो यहां पे भी लोगों की अपनी समझ में बदलाव हुआ। लोग अपने पहचान के भाव में बदलाव किए, राष्ट्र के प्रति लगाव के भाव में परिवर्तन हुआ, नए प्रतीक और नए चिन्हों को लाया गया, गीतों और विचारों में बदलाव हुआ, समुदाय तथा राष्ट्र में सीमाओं में बदलाव हुआ कि नहीं? अगर मैं आपको उदाहरण भी देके बता सकता हूं, आप देखो लोगों की समझ में बदलाव। पहले लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट किए थे, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किए। लोग उस समय भी परिवर्तन, कुछ लोग चाहते थे, कुछ लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे। इंडिया में भी वो 3 तरह की विचारधाराएं थी, रूढ़िवादी, रेडिकल और उदारवादी। उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं? राष्ट्र प्रतीकों में और राष्ट्र के प्रति लगाव के भाव में चेंजेस हुआ कि नहीं? अभी देखो हर एक इंसान राष्ट्र के प्रति मरने के लिए रेडी हो गया, हुआ कि नहीं? तो परिवर्तन हुआ ना। साथ में आप देखोगे नए प्रतीक और नए चिन्हों को लाया गया, आप देख लो, है कि नहीं? साथ में आप देख सकते हो अभी हम लोग जन गण मन गाते हैं, हम लोग मेरे वतन के लोगों गाते हैं, तो गीतों में, विचारों में परिवर्तन हुआ कि नहीं? साथ में देख सकते हो कि जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का कहानी तो आपको पता है कि इधर बांग्लादेश और उधर क्या था, पाकिस्तान। तो दोनों के बीच में सीमांकन हुआ कि नहीं? तो ये सारा बदलाव कहां से दिखने को मिला? तो यूरोप में जब आधुनिक राष्ट्रवाद की विचारधारा का अग्रसर हो गया, यूरोप जब आजाद हो गया, तब ये सब देखने को मिला। बात क्लियर है ना? समझ में आ रही ना? अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो भारत में राष्ट्रवाद, अभी हम लोगों ने देखा था कि विश्व में राष्ट्रवाद के विचारधारा में क्या क्या रसगुल्ले बहुत इंपॉर्टेंट थे, हम लोगों ने उसके बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे आपके भारत में राष्ट्रवाद में क्या क्या रसगुल्ले जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने क्या बोला कि इसमें हम लोगों ने वो सारे पॉइंट के बारे में चर्चा किया जो पूरे विश्व में राष्ट्रवादी विचारधारा
धारा को देखने मिला, जो हम लोग कहां से लिए, यूरोप से हम लोग को सीखने को मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में जब राष्ट्रवाद हुआ तो उस राष्ट्रवाद से क्या क्या रसगुल्ले थे जो हम लोगों ने खाए थे। तो हम लोग पहला नंबर रसगुल्ला का बात करेंगे। तो पहला नंबर रसगुल्ला क्या है कि औपनिवेशिक शासक के खिलाफ संघर्ष की भावना का विकास हुआ। क्या हुआ, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष की भावना का विस्तार हुआ। तो हम लोग बात करते हैं कि औपनिवेशिक का अर्थ क्या होता है। देखिए, औपनिवेश का अर्थ होता है कि जैसे कि आप अपना शासन कर रहे हो, शासन तो आप कर रहे हो, लेकिन आप पे कोई और देश या कोई और राजा क्या करके रखा है, दबदबा बना के, गुलाम बना के रखा हुआ है कि आपको तो रसगुल्ला मिलेगा लेकिन आपको रसगुल्ला खाने को नहीं दिया जाएगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 200 सालों तक हमारे पास क्या करके रखा था, दबाव करके रखा था। तो जब कोई देश, मैंने क्या बोला, जब कोई देश दूसरे देश पे क्या करे, अधिकार या अधिपत्य करके रखे, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, औपनिवेश। और उस जिसने किया उसको क्या बोलेंगे, औपनिवेशक, और उस विचारधारा को क्या बोलेंगे, औपनिवेशवाद। मैंने क्या बोला, अगर कोई देश दूसरे देश पे अधिकार करके रखे तो उसको क्या बोलेंगे, औपनिवेश। किसको, जिस देश ने अधिकार किया उसको बोलेंगे औपनिवेश, और जिसने किया उसको औपनिवेशक। और जो विचारधारा है कि नहीं औपनिवेशवाद सही है, वो क्या हो गया, औपनिवेशवाद। बात क्लियर है। तो औपनिवेशक शासकों के खिलाफ संघर्ष की भावना, पहला नंबर रसगुल्ला फूटा। अब दूसरे नंबर रसगुल्ले की बात करते हैं तो आप देखोगे तो क्या था, तो आपसी एकता का पहचान हुआ। इसी के बाद लोग एक जगह इकट्ठा हुए और किसके खिलाफ, किसके खिलाफ, तो औपनिवेशक के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो गए। अगर मैं तीसरे नंबर रसगुल्ले की बात करूं तो जो लोगों का उत्पीड़न था, जो दमन था, उसके खिलाफ लोग साझा भाव के साथ, यानी कि एक साथ मिलकर क्या करने लगे कि उस उत्पीड़न को, उस दमन को तोड़ने में लग गए। तो ये तीन तरह के रसगुल्ले फूटे कब, जब भारत में राष्ट्रवाद के विचारधारा का उदय हुआ और भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा हुआ। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के साथ क्या क्या चेंजेस हुआ। तो आपको बताना है कि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष पहला नंबर, दूसरा नंबर आपसी एकता का पहचान, तीसरा नंबर क्या हो गया, उत्पीड़न और दमन को एक साथ मिलकर तोड़ने का प्रयास। ये तीन तरह के रसगुल्ले फूटे कब, जब भारत में राष्ट्रवाद आया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा कि विश्व में राष्ट्रवाद की भावना में क्या क्या चीजें थी, हम लोगों ने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद की विचारधारा में क्या क्या चीजें थी। अब हम लोग देखेंगे कि इस अध्याय में भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय है, इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो पूरी घटना है, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर के कालखंड में हम लोग क्या क्या रसगुल्ले खाएंगे, क्या क्या करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो पूरे अध्याय में हम लोग 1920 के दशक, यानी कि 1920 से आगे की घटनाओं को पढ़ेंगे कि 1920 के बाद भारत में क्या क्या चेंजेस हुआ। आपको पता है भारत कब आजाद हुआ, आपको तो डेट पता है, मैं भी नहीं बोलूंगा, जब हम लोग पूरा करेंगे तब बताऊंगा। तो भारत जिस टाइम आजाद हुआ उस पूरे पीरियड में 1920 से उस पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या रसगुल्ले फूटे, क्या क्या गुलाब जामुन आए, मैं उन सब पे बात करूंगा, सब पे डिस्कशन करूंगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि इस अध्याय कि कुछ कुछ जो मेन पॉइंट होंगे, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे कि पहला अगर रसगुल्ले की बात करें इस चैप्टर में, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस पूरे इंडिया पे अगर शासन करने का बात करूं, अगर उस शासन को हटाने का बात करूं तो उसमें कांग्रेस बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया है। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस ने इस समूह, देखो बात है ना कि आज का जो मुख्य बात है उसमें क्या है कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने पूरे इस भारत में राष्ट्रवाद के विचारधारा के लिए जिस तरह से समूहों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, उस आंदोलन को खड़ा करने का काम किया, एक विशाल आंदोलन को खड़ा करने का काम किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गांधी जी और कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, साथ में पूरे इस आंदोलन में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो ये लोगों ने उत्पीड़न और दमन के लिए साझा जो साथ मिला, ये जो साथ देने का काम किया, तो ये साथ उन्होंने कैसे दिया और ये विशाल आंदोलन को कैसे खड़ा किया, इसके बारे में हम लोगों ने बात करना है। हम लोग अगर दूसरे नंबर रसगुल्ले की बात करें
करें तो हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या था, उसके प्रवक्ता नेता कौन था, किस तरह से असहयोग आंदोलन हमारे बीच आया और हमको आजादी दिलाया। फिर हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तीसरे नंबर रसगुल्ले में क्या बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कारण, उद्देश्य और प्राप्ति, तीनों पे बात करेंगे। और चौथे नंबर पे देखेंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास के लिए किए गए प्रयास की कांग्रेस ने किस तरह राष्ट्रवादी आंदोलन में अपना भूमिका निभाया और उन्होंने प्रयास किया, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अगर हम लोग और एक रसगुल्ले की बात करें तो इस रसगुल्ले में देखेंगे विभिन्न वर्गों के लोगों को किस तरह से आंदोलन में भाग लेने के लिए इस कांग्रेस ने और इस महात्मा गांधी ने प्रयास किया, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। और हम लोग अंतिम जो रसगुल्ला देखेंगे, इस रसगुल्ले में हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रवादी विचारणे, मैंने क्या बोला, राष्ट्रवादी विचारणे ने राष्ट्र की कल्पना, एक राष्ट्र की नई कल्पना को किस तरह से नई पहचान दी, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल इस चैप्टर में केवल रसगुल्ले ही रसगुल्ले हैं, नए नए तरह के रसगुल्ले खाने को मिलेंगे। बस आपको क्या करना है कि रसगुल्ला खाने के लिए बैठ जाना है मोबाइल लेके, और मैं आपको दूंगा, आपको क्या करना है, खा जाना है। तो पूरे चैप्टर में हम लोग इन मेन पॉइंटों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आपको मिलते हैं। बात क्लियर है? तो पूरे इस अध्याय में हम लोग मेन जो पॉइंट होगा इस पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आपको आता है, ये 2 क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, चाहे अब कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको क्या करना है, नोट्स करना है, इसको आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। साथ में आज का क्लास आपको कैसे लगा आपको ये बताना है, क्योंकि आप लोग मेरे रसगुल्ले हो, ठीक है ना, टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत मजेदार से ये पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। तो रही बात कि आज का क्लास इंट्रोडक्शन पार्ट था, फिर हम लोग चैप्टर के अंदर जाएंगे तो और धीरे धीरे इंटरेस्टिंग जगेगी, ठीक है ना। और बता दूं कि वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। जाते जाते एक चीज बोलूंगा कि जो लोग चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो पहले आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और प्रीतम आर्ट्स एकेडमी का जो सेकंड चैनल है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो चैनल है, उसको भी आप क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फिर मजा लेंगे आप और हम सब मिलके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।